कहा कि 11 मार्च और 1930 ईस्वी तक हमारी अगर मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो विवश होकर हमें आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन लॉर्ड इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उस मांग पत्र को एक कचरे के डब्बे में डाल दिया और तब विवश होकर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। नमक यात्रा, नमक से कट तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यात्रा शुरू साबरमती आश्रम से की गई। इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में गांधी जी ने की थी और ये महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था गांधी जी की गतिविधियों का। यहीं से संचालन होते थे। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती नामक स्थान से यात्रा शुरू की। यह स्थान गुजरात में पड़ता है और उनको दांडी पहुंचना था, जिसकी दूरी साबरमती से दांडी तक की दूरी 240 मील थी। और आप जानते हैं, क्योंकि आज वर्तमान में किलोमीटर की पट्टी चलती है, 1.6 किलोमीटर इक्वल होता है लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.5 किलोमीटर लगभग 1 मील के बराबर होता है। 1.58 राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 1.6। ठीक, तो इतने किलोमीटर कुल 10 दिन लगे उनको दूरी तय करने। 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल की सुबह नमक बनाकर समुद्र के जल से नमक कानून को तोड़ते हैं। और यही इस घटना के बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे ही गांधी जी ने अंग्रेजों की बात को ठुकराकर नमक बनाया और संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हो गया। संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की बात ठुकराई जाने लगी, जैसे विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। सरकारी जो शराब थी उसकी पिकेटिंग कर दी, उसकी दुकानों को बंद कर दिया। यानी अब लोग अंग्रेजों की बातों को अस्वीकार करने लगे, ठुकराने लगे और इसीलिए गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया। ठीक, अब हम दांडी मार्च के बाद पहुंचते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। विनय पूर्वक गांधी जी ने यह कहा था कि हम अंग्रेजों की बातों को अस्वीकार करेंगे, नहीं मानेंगे, ठुकराएंगे और उसको तोड़कर अन्य कार्य करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में जो चलाया गया वो 2 चरणों में चलाया गया। मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बताता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम पूरे ध्यान पूर्वक आप सुनिए और 2-3 बार अगर आपने वीडियो देख ली तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत लंबे समय तक स्थिर रहेगा आपके माइंड में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। ठीक, यहां मैं इसका टाइम लिख रहा हूं 1930 से लेकर 1934। इसका जो पीरियड है, जो इसका काल है, वो 1930 से लेकर 1934 तक माना जाता है। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन का समय 1920 से लेकर 1922 तक माना जाता है, उसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय 1930 से लेकर 1934 तक। अब ये 2 भागों में विभाजित होकर या कर आंदोलन चलाया गया। प्रथम भाग या प्रथम अवस्था या प्रथम पीरियड या प्रथम समय, जो भी शब्द करें, एक ही शब्द के पर्याय है। प्रथम जो समय है इसका 1930 से लेके 1931, ये प्रथम भाग है। ठीक, फिर एक घटना घटी। गांधी जी ने विश्वास कर लिया अंग्रेजों के ऊपर और
हल वही ढाक के 3 पद जो पूर्व में हमें मिलता आया था, क्योंकि अंग्रेज हमें कुछ देना नहीं चाहते थे, हमें उनसे कुछ लेना था, कुछ छीनना था, और वो सहज आसानी से, सहजता से देने वाले नहीं थे। तो यह आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। यह प्रथम चरण है जो 1930 से लेकर 1931 तक चला। एक और चरण, दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934 तक। याद रखेंगे, और मुझे आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। प्रथम चरण 1930 से 1931 और दूसरा चरण 1932 से 1934। अब बीच में क्यों विराम दिया गया, क्यों इंटरवल किया गया, क्यों रोक दिया गया? आप सोच रहे होंगे ना कि 1931 और यहाँ 1932। उसका कारण मैं बता देता हूं। बीच में एक घटना घटी। क्या घटना घटी अभी बताना। दिल्ली समझौता, ठीक, दिल्ली समझौता जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। यह याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब के लिए नहीं, बहुत आगे आगे जब आप इंटर या अन्य किसी कक्षाओं में कंपटीशन में बैठेंगे तब भी ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी। याद रखिए, 5 मार्च 1931, और गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मैं दोनों नाम आपको यहां के बता के जा रहा हूं। मेरा कार्य एक नाम बताकर भी चल सकता था, लेकिन किसी वजह से एग्जाम में मैंने अगर आपको दिल्ली समझौता बता दिया, अगर एग्जाम में पूछ लिया गांधी इरविन समझौता, तो आपको पता नहीं होने के बाद आपका 1 नंबर का मार्क्स कट सकता है। एक ही चीज है, चाहे दिल्ली समझौता कह लीजिए, चाहे गांधी इरविन समझौता कह लीजिए। गांधी जी और उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है, और यह समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता होता है 5 मार्च 1931, और इस समझौते के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं या रोक देते हैं, ठीक। और इस समझौते में हुआ क्या था, मैं ये भी आपको यहां से बता के चलता हूं। कल हमें डोमिनियन स्टेट्स के विषय में आपको बताया था कि डोमिनियन स्टेट्स, तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर जनरल ने एक गोल मोल सा प्रस्ताव भारतीयों के सामने रख दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए यह कह दिया था कि हम एक डोमिनियन स्टेट्स के विषय में सोच रहे हैं, ठीक। और इस पर चर्चा करने के लिए, किस पे चर्चा करने के लिए कि भारत को संविधान किस प्रकार बनाया जाए, किन किन क्षेत्रों में अधिकार दिए जाए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लॉर्ड इरविन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए, क्योंकि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का विरोध बढ़ रहा था, उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए इस विरोध को दबा दिया जाए। ये कहा कि हम भारत के लिए एक
डोमिनियन स्टेट के विषय में सोच रहे हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि कुछ अधिकार दे दिए जाए। उनका मेन मकसद भारतीयों को लॉलीपॉप देना था, उनका मेन मकसद भारतीयों को झांसा देना था ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। वो भारत को कुछ देना चाहते नहीं। और उन्होंने ये कहा कि इस डोमिनियन स्टेट पर चर्चा होने के लिए लंदन यानी इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वहां चर्चा की जाएगी कि आपको किन क्षेत्रों में अधिकार देने हैं। ठीक, ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में होने थे। आप सोच रहे हैं कि गोलमेज होता क्या है? हमने प्लास्टिक की मेज, लोहे की मेज के विषय में सुना है, गोलमेज। इस गोलमेज का क्या अर्थ है ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो गोलमेज का मतलब होता है मेज का आकार गोल, यानी जहां पर ये प्रतिनिधि बैठेंगे वो मेज गोल आकार की होगी। तो ये आंदोलन लंदन में, ये जो सम्मेलन लंदन में होना था और एक गोल टेबल पे होना था, गोल मेज पे होना था, इसलिए उसको गोल मेज सम्मेलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में, इस सम्मेलन में क्या हुआ ये जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ। मैं अगली वीडियो आपको लेके आऊंगा और उसमें इसके विषय में समझाऊंगा। धन्यवाद।